हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं अस्वनी गंगवार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार डी के करियर क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लेखपाल ग्रामीण प्रवेश का सिलेबस पढ़ रहे हैं और सिलेबस लगभग हमारा समाप्ति की तरफ है। तो मैंने इसीलिए साथ में आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी शुरू करवा दिया है, क्योंकि लेखपाल की एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो आपका पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में। तो आज का क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है, या फिर भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर CV रमन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें भारत में हरित क्रांति के श्रेय का या हरित क्रांति के जनक का, तो हरित क्रांति के जनक जो भारत में हो जाते हैं वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हैं। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हैं, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी करीब 1966-67 के आसपास। ठीक है, हरित क्रांति से भारत में जो फसलों का उत्पादन था वो बहुत ही ज़्यादा उन्नत किस्म का हो पाया, बहुत अच्छा हो पाया। हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ वो गेहूँ की फसल को हुआ, और हरित क्रांति से भारत के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने: लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, और चौथी चूनेदार मृदा। आपको बताना है सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो सबसे जो उपजाऊ मृदा है वो जलोढ़ मृदा को माना जाता है, या जलोढ़ मृदा को कहा जाता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा ऐसी मृदा होती है जो नदियों द्वारा लाई गई गाद के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर मैदानी भागों में पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किसके आगमन से मक्के की फसल आई। आपको बताना है कि भारत में मक्के की फसल कौन लेकर आए। पुर्तगाली लेकर आए, ब्रिटिश लेकर आए, या डच लेकर आए, या फ्रांसीसी लेकर आए। तो आपको बता दें कि भारत में जो मक्के की फसल लेकर आए वो पुर्तगाली लेकर आए। तो ए इज़ द राइट आंसर। पुर्तगाली अपने साथ में मक्का लेकर आए, उसके साथ साथ में वो आलू भी लेकर आए। मक्के के अलावा लिख लेना आप लोग चाहो तो आलू और टमाटर तथा तंबाकू, ये भी पुर्तगाली ही अपने साथ लेकर आए। मक्का, आलू, टमाटर और तंबाकू भारत में कौन लेकर आए? पुर्तगाली लेकर आए। मक्का कैसी फसल है? मक्का एक खरीफ की फसल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। गांव चलो परियोजना किस राज्य में शुरू की गई। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: गुजरात, राजस्थान, केरल और बिहार। आपको बताना है गांव चलो परियोजना किस राज्य से शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुजरात। ये गुजरात से शुरू की गई। गुजरात का एक ज़िला है मेहसाना। मेहसाना, तो ये गुजरात के मेहसाना ज़िले से शुरुआत की गई थी। और कब शुरू की गई थी तो आपको ये भी बता दें, 2005 में। गुजरात के मेहसाना गांव से 2005 में शुरू की हुई थी। ठीक है, और वहाँ के जो भारतीय चिकित्सक संघ हैं उनके द्वारा ये शुरू की गई थी, वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, गांव चलो परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पशुओं में खुरपका और मुंहपका जो रोग है इनके क्या लक्षण हैं। पशुओं में जो खुरपका और मुंहपका है इसके क्या क्या लक्षण हैं। तो 4 ऑप्शन हैं: चलने में तकलीफ होना, दुर्बलता आना, मुंह में छाले पड़ना, या उपरोक्त सभी। तो बेटा, जो पशुओं में खुरपका या मुंहपका रोग हो जाता है, इससे पशुओं के खुर में और जो आपका पशुओं का जो मुंह होता है उसमें छाले पड़ जाते हैं, और खाने और चलने में उनको तकलीफ़ होती है, और उनमें कमजोरी आ जाती है। तो यही सारे कारण हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। बस इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसी प्रकार क्वेश्चन आए हैं, पहले आप 10-20 ज़रा प्रैक्टिस सेट लगा लो। फिर अभी जो प्रीवियस ईयर के पेपर हो चुके हैं लेखपाल के, तो उनमें ग्रामीण प्रवेश के क्या क्या क्वेश्चन आए थे
वो भी मैं आपके लिए करा दूंगा, वो आपको मैं दिखा दूंगा। अगला सवाल है, इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी? ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इजारेदारी व्यवस्था किसके समय में शुरू की गई थी। तो आपको बता दें, ये व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग के समय में 5 वर्ष के लिए शुरू की गई थी। किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय में इजारेदारी व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा का संबंध होता है, आशा जानते हैं क्या है? आशा जो होती हैं, ये पहले ऑप्शन सुन लीजिए, राजस्व विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, आयकर विभाग से या इनमें से कोई नहीं। तो आशा जो होती हैं, इनका जो संबंध है ये स्वास्थ्य विभाग से है। ये गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्त्री होती हैं। इनका कार्य होता है जो स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र हैं या आसपास जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनके माध्यम से जो गांव की गरीब महिलाएं हैं उनको जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं उन सबको प्रदान करना, समय समय पर गर्भवती महिलाओं की जांच करवाना, गर्भवती महिलाओं को या उनके प्रसव कराना तथा उनके बच्चों को और उनको टीकाकरण समय समय पर करवाना, सारी जाँचें करवाना, ये सारे इनके काम होते हैं। और आपसे कोई पूछ ले कि आशा की फुल फॉर्म क्या होती है, पूछ भी सकता है बेटा, ASHA, आशा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आशा का जो पूरा नाम होता है वो होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये आशा की फुल फॉर्म होती है क्या? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है कि भारतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला आपके सामने हैदराबाद तेलंगाना में, दूसरा ऑप्शन है रांची झारखंड में, और ऑप्शन तीसरा आपके सामने है बीकानेर राजस्थान में, ऑप्शन चौथा आपके सामने है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि जो आपकी भारतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी है ये कहाँ है। तो मैं आपको राइट आंसर इसका बता दूं, ये आपकी जो भारतीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी है ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, और हैदराबाद की जगह है राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर, उसमें इसके लिए 1976 में स्थापित किया गया। ठीक है, अगर बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है साथियों, तो कैसे लग रहा है आपको प्रैक्टिस सेट जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद तेलंगाना। अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार किसे कहा जाता है? ये धोखे से सेल्फी कार लिख गया है और ये आज का क्वेश्चन बन गया सेल्फी कार, लेकिन ये पुराना ही क्वेश्चन हमें रखना है। शिल्पीकार, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार किसे कहा जाता है? ठीक है, शिल्पीकार किसे कहा जाता है या कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, BR मेहता जी या बलवंत राय मेहता, LM सिंघवी जी, तीसरा GVK राव जी और चौथे आचार्य नरेंद्र जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये लास्ट जो हमने प्रैक्टिस करी थी उसमें भी ये सवाल था। तो जो पंचायत राज व्यवस्था के भारत में जनक या वास्तुकार कहलाए जाते हैं तो वो हमारे बलवंत राय मेहता जी या BR मेहता कहलाते हैं। ठीक है, तो जो BR मेहता हैं इन्होंने क्या करा था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की भी सिफारिश की थी इसमें, और त्रिस्तरीय पंचायत के प्रावधान की सिफारिश की थी। ठीक है, ये जो आपसे कोई पूछ ले कि कहाँ गया सवाल यार, आपसे कोई पूछ ले कि जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था थी तो जो इनकी वाली है बलवंत राय मेहता जी वाली, उसमें कितने स्तर की बात की गई है? तो वो हमारी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। ठीक है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था जो उन्होंने BR मेहता जी लाए थे, इसमें त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कलेक्टर या तहसीलदार, C ग्राम प्रधान, D मुख्य विकास अधिकारी। तो जिला का जो सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है वो कलेक्टर होता है
या जिसको हम लोग जिला अधिकारी भी कहते हैं। ठीक है, तो जिला का जो सर्वोच्च राजस्व अधिकारी वो कलेक्टर होता है, जिसे जिला अधिकारी भी कहते हैं, और इसके नियंत्रण में पूरा जिला होता है, पूरे जिला का राजस्व इसी के अंडर में होता है। ठीक है, आप लोग लेखपाल बनेंगे तो आप लोग भी राजस्व के ही कर्मचारी, राजस्व विभाग के ही। अगला है राज्य वित्त आयोग है एक विधिक संस्था, असंवैधानिक संस्था या संवैधानिक संस्था या इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्य वित्त आयोग है ये कैसी संस्था है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए आप लोग। तो जो राज्य वित्त आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था है। आपके लिए बता दें, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसमें होता क्या है, इसका जो वर्णन किया गया है ये अनुच्छेद 73 में किया गया है। आप लोग अगर पढ़ेंगे अनुच्छेद 73 का फर्स्ट, तो इसमें राज्य वित्त आयोग का वर्णन की बात की गई है। ठीक है, इसके अनुच्छेद में 73(1) में संविधान के, तो इसीलिए कहा गया कि एक संवैधानिक संस्था है राज्य वित्त आयोग। और अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर वर्ष 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना होता है तथा उनका वित्तीय प्रबंधन करना होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 12वां सवाल, हरित क्रांति का नाम किसने दिया। देखो 2 बार ये सवाल आ गया। अभी आपके में सवाल आया था कि हरित क्रांति का जनक कौन है या भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। तो 4 ऑप्शन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, विलियम गॉड या इनमें से कोई नहीं। तो हरित क्रांति के जनक अभी मैंने आपको बता दिया, भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। लेकिन हरित क्रांति का नाम की बात करें तो हरित क्रांति का नाम उन्होंने नहीं दिया था। तो फिर 2 लोग बचे आपके सामने, नॉर्मन बोरलॉग या विलियम गॉड। तो बेटा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विलियम गॉड हो जाएगा। जो विलियम गॉड थे इन्होंने ही इसका हरित क्रांति का नाम जो दिया था वो विलियम गॉड ने दिया था। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और हरित क्रांति का भारत में जो श्रेय जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जाता है। इसका नाम किसने दिया, विलियम गॉड ने दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कोई व्यक्ति कि भारत में तो हरित क्रांति में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का नाम आता है, लेकिन अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर या वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं या हरित क्रांति का जनक कौन है, किसको श्रेय जाता है। तो विश्व स्तर पर जो है बेटा वो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। ठीक है, भारत में तो हमारे एम एस स्वामीनाथन हैं, नाम विलियम गॉड ने दिया, लेकिन विश्व स्तर पर अगर बात पूछ ले तो हमारे यही हैं नॉर्मन बोरलॉग जी। ये विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, और हरित क्रांति का नाम विलियम गॉड ने दिया। तीनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, तीनों के अलग अलग आंसर हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण अधिकारी है। जो लेखपाल जो कार्य करता है, जो भी लेखा जोखा करता है, तो उसका निरीक्षण कौन करता है। तो लेखपाल के ऊपर जो अधिकारी होगा वही करेगा, जाहिर सी बात है। ऑप्शन देख लेते हैं, ग्राम प्रधान, कानूनगो, मुख्य विकास अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी। तो आपको बता दें, लेखपाल से ऊपर जो अधिकारी होता है उसको कानूनगो कहते हैं। तो इसीलिए जो लेखपाल के सभी कार्य हैं या जो सामान्य कार्य हैं उनका जो निरीक्षण करेगा वो कानूनगो ही करेगा। और ये कानूनगो होता क्या है, प्रत्येक तहसील में मौजूद होता है। फिर कानूनगो क्या करता है, वो इससे ऊपर रिपोर्ट तहसील में पहुंचाता है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 1 एकड़ में कितना कच्चा बीघा होता है। 5 बीघा, 8 बीघा, 10 बीघा या 4.8 बीघा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, 4.8 बीघा। 1 एकड़ में जो बीघा होता है कच्चा वो 4.8 बीघा होता है। 1 एकड़ बराबर 4.8 कच्चा बीघा तथा 1 एकड़ बराबर 1.6 पक्का बीघा। बराबर लिख लेना, 1.6 पक्का बीघा। कच्चा बीघा 4.8 और पक्का बीघा 1.6 होता है 1 एकड़ में। ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, 1 एकड़ में कच्चा बीघा 4.8 और पक्का बीघा 1.6। ठीक है, इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना चालू हुई थी उसके दौरान ही भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था या समय था आपको बता दें वो हमारा था
1956 से लेकर 1961 तक ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी और इन दोनों परियोजनाओं में या दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। तो 4 योजना आपके सामने हैं, सबला, शितरा और DWCRA, TRDP। तो इनमें से जो सबला योजना है या जो पहला ऑप्शन है सबला योजना, ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई योजना है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसे सबला योजना भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर 19 नवंबर सन 2010 को शुरू की गई थी। ये भी याद रखना, 19 नवंबर सन 2010 को, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ये सबला योजना शुरू की गई थी। 2 आंसर आपको मिल गए। गांधी जी का इंदिरा गांधी का जन्म दिवस कब होता है? 19 नवंबर को, और 19 नवंबर सन 2010 को ये मनमोहन सिंह जी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई योजना है ये महिला सशक्तिकरण से, जिसका नाम क्या है? सबला योजना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत वेब पोर्टल का नाम क्या है? ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू करी गई थी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जो मैंने आपके लिए लास्ट क्लास में प्रैक्टिस का जो आपके लिए योजना पढ़ाई उसमें ये योजना पढ़ाई है। तो इस योजना के लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया है सरकार ने। उस वेब पोर्टल का नाम पूछ रहे हैं, सौभाग्य, सिद्धि, समृद्धि या संपन्नता। तो जो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है, इसके लिए सौभाग्य पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, जिसे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, क्या नाम है उस पोर्टल का? सौभाग्य। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, गरीब की गाय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी भैंस या ऑप्शन डी बकरी। तो बताइए गरीब की गाय किसे कहा जाता है? तो बेटा गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है, क्योंकि बकरी क्या है? कम भोजन खाती है, कम जगह घेरती है, कम जगह में रह सकती है और बेचारी कम ही दूध देती है, तो इसीलिए उसको गरीब की गाय कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? ये कुछ भी खा लेती है और इसका पालन पोषण थोड़ा सस्ता है और दूध भी इतना देती है कि अपने एक छोटे परिवार का आराम से काम चल जाता है। ठीक है, तो गरीब की गाय किसे कहा गया है? बकरी को कहा गया है। ये बात आप लोग याद रखना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रथम योजना अवकाश कब घोषित किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना अवकाश, भारत में जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसी में योजना अवकाश आया था, तो ये कब घोषित किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। पहला योजना अवकाश घोषित किया गया था और ये कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना आप लोग बताइए कब थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो आपकी 1961 से लेकर 1966 तक थी, तो उसी समय ये घोषित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय जब योजना हो गई उसके बाद, ऑप्शन लिखा बाद, तो ये जो 3 साल के लिए था ये अवकाश 1966 से लेकर 1969 तक 3 साल के लिए प्रथम योजना अवकाश घोषित किया गया था। इसी समय भारत चीन युद्ध हुआ था, इसी के बाद अकाल पड़ा था, इसी समय 1962 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। तो उस समय हमारा देश बहुत ही ज़्यादा कलेश से गुजर रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा था, इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल के लिए योजना अवकाश घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी के साथ। मुर्गियों में चेचक रोग किसके कारण होता है, या मुर्गियों में चेचक रोग किससे होता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन 2 जीवाणु, ऑप्शन 3 प्रोटोजोआ, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विषाणु। मुर्गियों में चेचक रोग होता है, ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, होता क्या है, ये गर्मियों के मौसम में वायरस फैल जाता है और उसकी वजह से ये गर्मियों के मौसम में मुर्गियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, मुर्गियों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। मुर्गियों में एक बीमारी होती है, इसका नाम है रानीखेत। और आपसे सवाल पूछ ले कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, तो रानीखेत पोल्ट्री से संबंधित है या मुर्गी पालन से संबंधित है या मुर्गियों से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना की शुरुआत कब की गई? जो लाइट के कनेक्शन होते हैं हमारे घर में, तो ये उत्तर प्रदेश में फ्री कब से शुरू हुए? वर्ष 2015 में, वर्ष 2017 में, वर्ष 2019 में या वर्ष 2012 में? तो उत्तर प्रदेश में जो निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई, ये बेटा सन 2017 में की गई थी। ठीक है, 2017 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो गरीब रहने वाले परिवार हैं या गरीब परिवार हैं, इनके लिए निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने की शुरुआत की गई थी, या बीपीएल धारकों को। ठीक है, अगला सवाल, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब लागू की गई? 15 अक्टूबर सन 2018 को, 21 जनवरी सन 2020 को, 9 जुलाई 2017 को या 17 सितंबर 2020 को? तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना जो कल्याण दुर्घटना बीमा है या योजना है, ये 21 जनवरी सन 2020 को शुरू की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 21 जनवरी सन 2020 को शुरू गई। इससे पहले इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना था, अब इसका नाम क्या हो गया? कल्याण योजना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भारत में प्रथम डिजिटल जिला कौन सा है? तो भारत का प्रथम डिजिटल जिला आपको बताना है, और आपको भारत का प्रथम डिजिटल राज्य भी बताना है, और भारत का प्रथम डिजिटल आपके लिए गांव भी बताना है। तीनों क्वेश्चन आपको बताने हैं। जो हमने पहले प्रैक्टिस पढ़ी थी उसमें मैंने आपके लिए भारत का प्रथम डिजिटल गांव बताया था। बताइए क्या बताया था मैंने बताया था भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? अकोदरा। अकोदरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, उस गांव में कभी कैश की कमी नहीं पड़ती है। ठीक है, गुजरात का एक ज़िला है सबरकांत, उसी ज़िले में पड़ता है अकोदरा गांव, जो कि भारत का पहला डिजिटल गांव है। ये मैंने आपके लिए कल वाली प्रैक्टिस में बता दिया। अब आज का सवाल है, भारत में प्रथम डिजिटल जिला कौन सा है? तो बताइए। तो इस 23वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, भारत में प्रथम जिला कौन सा है जो डिजिटल है 100%? तो भारत का जो डिजिटल ज़िला है ये नागपुर ज़िला है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। बाकी ऑप्शन थे बरेली उत्तर प्रदेश, गांधीनगर गुजरात या जबलपुर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है नागपुर महाराष्ट्र। जो नागपुर महाराष्ट्र है ये 100% डिजिटल हो चुका है। और नागपुर, इसको एक नाम और है, इसी को हम लोग ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। नागपुर के संतरे आपने सुने होंगे, बड़े फेमस हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में संतरे की खेती होती है, और वहाँ के जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के संतरे सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र का ये तीसरा सबसे बड़ा शहर है, और सबसे तेज़ी से बढ़ते महानगरों में से ये एक है। ठीक है, नागपुर। तो ये भारत का प्रथम डिजिटल जिला हो गया। प्रथम डिजिटल गांव भी आपने जान लिया। अगर आपसे सवाल पूछ लें कि भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है, तो आपके सामने अगला सवाल यही है कि भारत का प्रथम डिजिटल राज्य कौन सा है? तो बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, केरल, बिहार, राजस्थान या छत्तीसगढ़। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, केरल। बात है आपकी 27 फरवरी की, और सन थी 2016। 27 फरवरी सन 2016 को हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हुए थे प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने केरल राज्य को भारत का प्रथम डिजिटल राज्य घोषित किया था। ठीक है, केरल जो है वो अपना राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम के तहत अपने गाँवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के थ्रू सफलतापूर्वक जोड़ने वाला प्रथम राज्य है। केरल ने अपने गाँव में, हर गांव में अपने राज्य के ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचा दिया है, और कनेक्टिविटी पहुंचा दी हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। इसीलिए ये केरल जो है हमारा प्रथम डिजिटल राज्य भारत का बन चुका है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? भारत का प्रथम डिजिटल गाँव जो कि गुजरात में पड़ता है, जिसका नाम अकोदरा है। ठीक है, अकोदरा है। अकोदरा गुजरात के कौन से ज़िले में पड़ता है? सबरकांत ज़िले में पड़ता है। भारत का प्रथम डिजिटल अगर ज़िले की बात करें तो हमारा ये नागपुर है, महाराष्ट्र में है, और राज्य की बात करें तो केरल है। ठीक है, तीनों चीज़ें आपको पता चल गई। आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फसलों को उगाने तथा मृदा के प्रबंधन में किस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन 4 आपके सामने, कृषि विज्ञान, कोशिका विज्ञान, शस्य विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसको कहते हैं हम लोग शस्य विज्ञान। तो शस्य विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं? फसलों के उगाने और मृदा के प्रबंधन के बारे में सारी जानकारी दी जाती है शस्य विज्ञान में। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शस्य विज्ञान कृषि के क्षेत्र में भौतिक, रासायनिक व जैविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैविक ज्ञान के द्वारा जो हमारी फसल उत्पादन होता है उन सब में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शस्य विज्ञान।
तो साथियों कैसी लगी आपको प्रैक्टिस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डेली कोशिश करूँगा कि 25 क्वेश्चनों की सीरीज लाता रहूँ, और जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा उम्मीद करते हैं तब तक हम लोग करीब 50 पेपर लगा लेंगे। और 50 पेपर जब हम लगा लेंगे तो समझ लीजिए कि हम लोग का कितना अच्छी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी। थ्योरी हाँ आप लोग पढ़ते रहिएगा हमारे चैनल पर। क्या ग्रामीण प्रवेश बाई अश्वनी गंगवार सर करके प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपके करीब 32-33 क्लास हो चुके हैं। लगभग आपकी 80% से ज़्यादा थ्योरी कवर हो चुकी है। बाकी थ्योरी भी आपकी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और हम साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है साथियों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।